नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हमारे सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर हिंदी सब्जेक्ट से हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी का। तो कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने हिंदी का सामान्य परिचय और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय और हमने हिंदी साहित्य के इतिहास सूत्रों का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो हम देखेंगे हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ और उससे पहले हम देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य को लिखने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखें तो वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाई? गारसादा तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनाई। और वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें तो ये वर्ण के अनुक्रम चलती थी। जिस प्रकार अंग्रेजी के वर्ण होते हैं ना ABCD, उसी प्रकार ये चलती थी वर्णानुक्रम पद्धति। उसके बाद कालक्रम पद्धति, ये कालक्रम के अनुसार चलती थी। इसको अपनाने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। ये समय के अनुसार चलती थी। बात करें कालक्रम पद्धति की अंग्रेजी में किसने अपनाया? तो जॉनसन ने, और उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने अपनाया। लेकिन हिंदी में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया। आगे वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया गया और उसमें एक पद्धति और आती है विधेयवादी पद्धति। इसका विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम ये फ्रांस में अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी? फ्रांस में। किसने अपनाई थी? हिप्पोलैन तैन ने अपनाई। किसने? हिप्पोलैन तैन ने। जबकि इसका भारत में रामचंद्र शुक्ल ने प्रयोग किया था और विधेयवादी पद्धति में ही रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण पद्धति का प्रयोग किया था। फिर समाजवादी पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनाई गई थी, जो एक प्रगतिवादी थे। और भारत में इसका विचार किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? जो भारत के अंदर इसका विचार की बात करें, ठीक है, समाजवादी पद्धति की भारत में जो विचार दिया था वो दिया था हजार प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन हजार प्रसाद द्विवेदी ने खुद के इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। विचार देने का कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था समाजवादी पद्धति का। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद का ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ के अंदर भी इस पद्धति का प्रयोग इन्होंने खुद ने भी नहीं किया है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन कौन से हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं? तो सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है स्थावर दाला लिटरेचर एहंदुई हिंदुस्तानी। क्या है? स्थावर दालो लिटरेचर एहंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये हिंदी साहित्य का तो ग्रंथ है, लेकिन कौन सी भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। लेखक कौन है? किसने लिखा? गारसादा तासी ने, जो एक फ्रांस के निवासी थे और भारत के अंदर ये फ्रेंच भाषा के क्या थे? प्रोफेसर थे। तो स्थावर दालो लिटरेचर एहंदुई हिंदुस्तानी गारसादा तासी का ग्रंथ है। प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ। कितने भागों में? 2 भागों में, 1839 और 1847 के अंदर। और फिर इसमें एक संशोधित संस्करण आता है 1871 के अंदर। तो प्रकाशन 2 भागों में, ठीक है। प्रकाशक किसने किया? तो प्रकाशक करने वाली जो थे वो थे द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। आयरलैंड उस समय ग्रेट ब्रिटेन का भाग हुआ करता था। तो इसका जो प्रकाशक हुआ वो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा किया गया। और इसका मुद्रण की बात करें तो इसका मुद्रण प्राच्य विद्या अनुवादक समिति पेरिस फ्रांस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्राच्य विद्या अनुवादक समिति पेरिस यानी फ्रांस के द्वारा इसका मुद्रण किया गया। बात करें आगे, ये हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ पूछे तो कौन सा है? ये स्थावर दालो लिटरेचर एहंदुई हिंदुस्तानी। अतः डॉक्टर नीलेनी विलोचन शर्मा ने तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कहा। तो किसने? डॉक्टर नालेनी विलोचन शर्मा ने तासी को क्या कहा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये जो ग्रंथ है गारसादा तासी का, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल कवि की बात करें तो कुल कवि 738 है, जिसमें से हिंदी के मात्र कितने कवि है? 72 कवि है, जबकि शेष कवि उर्दू व अन्य भाषाओं के है। आगे बात की जाए तो इस ग्रंथ का प्रथम कवि अंगद कवि है और अंतिम कवि हेमंत पंत है। तो प्रथम कवि कौन हो जाएगा? अंगद कवि, और अंतिम कवि हेमंत पंत हो जाएगा। और कुल कवि पूछे तो 738 है, जिसमें से हिंदी भाषा के कवि सिर्फ ओनली फॉर 72 कवि है
और शेष कवि उर्दू व अन्य भाषाओं के है। आगे बात करें तो ये जो ग्रंथ था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो सीधी सी बात इसका हिंदी अनुवाद तो किसी ने किया होगा ना। अब बात करें हिंदी अनुवाद की। ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1952 ईस्वी में। किसने किया? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहाँ के? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वैष्णीय ने। किसने? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वैष्णीय ने क्या किया? इसका हिंदी अनुवाद किया और उसका नाम रखा इन्होंने हिंदू साहित्य का इतिहास। क्या नाम रखा? हिंदू साहित्य का इतिहास। और इस ग्रंथ का यदि कोई पूछे उर्दू में अनुवाद क्यों किसने किया, क्योंकि इसमें और कवि कौन से थे? उर्दू के थे, तो सीधी सी बात है उर्दू का भी अनुवाद तो होगा ना। तो इसमें उर्दू का जो अनुवाद किया वो मौलवी करमुद्दीन ने 1848 में किया और नाम रखा तज़किरा ए सुराई हिंद। नाम क्या रखा? तज़किरा ए सुराई हिंदी। और इसका दूसरा नाम मिलता है तुस्का तुसु अरा। दूसरा नाम क्या है? तुस्का तुसु अरा। फिर आगे देखते हैं। आगे बात करें, ताशी ने इस ग्रंथ के लेखन में कुल कितनी किताबें पढ़ी? 66 पुस्तकों का अध्ययन किया था ताशी ने, और जिसमें से 11 पुस्तक अपनी हिंदी की थी। किस भाषा की थी? 11 पुस्तक हिंदी की थी, और बाकी जो शेष भाषा है वो अन्य भाषाओं से लिखी थी। 66 पुस्तकों में से 11 हिंदी की थी और बाकी जो शेष पुस्तकें थी वो उर्दू भाषा की या अन्य भाषाओं की थी। ताशी ने कहा है कि जो हिंदुई है उसका मतलब हिंदी है और हिंदुस्तानी का मतलब क्या है? उर्दू है। ताशी ने कौन सी पद्धति का अनुसरण किया? तो वर्णानुक्रम पद्धति पीछे पड़ी थी, अनुसरण किया, जिसमें इन्होंने क्या किया? केशव और कबीर जैसे कवियों को एक साथ रख दिया। क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति का यदि प्रयोग करेंगे तो वर्ण के आधार पर सारे कवि एक स्थान पर आ जाएंगे। अब देखो कबीर कब हुआ और केशव कब हुआ, लेकिन ताशी ने इन जैसे दोनों कवियों को एक साथ रख दिया। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उसके बाद में अतः विद्वानों ने ताशी के ग्रंथ को यात्रा वृत्तांत, साहित्य कोश, वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। क्वेश्चन आ सकता है किस ग्रंथ को विद्वानों ने यात्रा वृत्तांत या साहित्य कोश या वृत्त संग्रह का है? तो वो है ताशी का ग्रंथ स्थावर द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ होते हुए भी कई अन्य भाषाओं के कवियों का भी वर्णन लिखता है, अतः केवल हिंदी कवि इसमें शामिल नहीं। ये हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, लेकिन बात यह है कि इसमें हिंदी कवियों के साथ साथ अन्य भाषाओं के कवियों का भी उल्लेख हमें मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ आता है वो आता है शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेखक है ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जो उन्नाव यूपी से थे और पुलिस इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत ये थे। हिंदी साहित्य का दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, क्योंकि पहला तो वो हो गया ताशी वाला, तो ये दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। भाषा हिंदी। अब उसकी भाषा क्या थी? ताशी वाले की फ्रेंच भाषा थी और इसकी भाषा क्या है? हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का, यदि हिंदी भाषा में लिखा गया पूछे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो ये हो जाएगा शिव सिंह सरोज। क्या हो जाएगा? शिव सिंह सरोज हो जाएगा। तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ये। प्रकाशन नवकिशोर प्रेस लखनऊ ने किया और इसमें कुल कवि की बात करें तो 1003 इसमें क्या है? कुल कवि है। आगे बात की जाए तो इस इतिहास ग्रंथ को विद्वानों ने हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है, क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखा गया है और यहीं से हम क्या कह सकते हैं कि हिंदी का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर आदिकाल की समय सीमा। अब जो शिव सिंह सेंगर थी, जो शिव सिंह सरोज को लिखा है, उन्होंने आदिकाल की शुरुआत कहाँ से मान ली? 770 विक्रम संवत से मान ली, और यहाँ से ये प्रारंभ मान लेते हैं कि आदिकाल प्रारंभ यहाँ से हुआ था। इसलिए इन्होंने पुष्य या पुंड को या पुष्यदंत को क्या हिंदी का पहला कवि मान लिया। तो पुंड या पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि मानने वाला कौन है? तो ठाकुर शिव सिंह सरोज सेंगर हो जाएगा। पुंड राजा मान का सभासद था, और जो पुंड या पुष्य था वो कौन था? राजा मान का सभासद था। सेंगर ने पुंड को भाखा की जड़ कहा था। सेंगर यानी शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? पुंड को यानी पुष्यदत्त को भाखा की जड़ कहा है। कुछ विद्वानों ने का आरोप है कि सेंगर से पूर्व द्वितीय इतिहास ग्रंथ के रूप में पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना भाषा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी थी। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर का कौन सा शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ से पहले एक ग्रंथ
ऑलरेडी क्या हो गया था, प्रकाशित हो गया था। महेश दत्त शुक्ल की जो रचना है काव्य संग्रह, वो क्या हो गई थी, इससे पहले प्रकाशित हो गई थी। कुछ विद्वान मानते, बाकी पहले तो वही हुई है शिव संग सरोज वाली, ये बाद में हुई है प्रकाशित। उसके बाद में आगे बात करें, सेंगर भी ताशी का अनुकरण करते हुए वही गलतियां कर बैठे, अर्थात इसे इतिहास ग्रंथ में भी वर्णानुक्रम पद्धति का पालन किया और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के कवि भी इस ग्रंथ में शामिल किए गए। अब जो शिव सेंगर है, उन्होंने क्या किया, ताशी का अनुकरण किया, क्योंकि ताशी ने वर्णानुक्रम पद्धति का उल्लेख किया, तो इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। साथ में ताशी ने अपने ग्रंथ के अंदर हिंदी के साथ साथ अन्य कवियों का वर्णन किया। ठीक उसी प्रकार सेंगर ने भी इस ग्रंथ के अंदर अन्य कवियों यानी अन्य भाषाओं के कवियों का भी उल्लेख किया। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के कवियों पर अकेला ग्रंथ नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ अन्य भाषाओं के कवि भी शामिल किए गए हैं। और अगला जो ग्रंथ है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको सारे हिंदी साहित्य, यानी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी सेकंड ग्रेड में लगती है, सेकंड पेपर, उसका सारा वीडियो आपको अपलोड करवाया जाएगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।